नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस तैयारी को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है। तो ये हो जाएगी कि ये निबंध है, कि ये समीक्षा है, या उपन्यास है, या फिर रिपोर्टाज है। कि क्या हो जाता है यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो क्या है। तो ये हो जाता है उपन्यास। किसका हो जाता है। तो ये हो जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये उपन्यास यहाँ पे हो जाता है, जो कि किस काल के हैं। तो ये हो जाते हैं द्विवेदी युग के एक सुप्रसिद्ध कवि लेखक माने जाते हैं। निर्मला सिंह का उपन्यास यहाँ पे हुए कि जैनेन्द्र। निर्मला किसका उपन्यास है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैनेन्द्र का है, प्रेमचंद का है, रेणु का है, या फिर अमृतलाल नागर का है। तो यहाँ पे क्या आंसर होता है सही। यहाँ पे प्रेमचंद बी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि नौकर की कमीज साहित्य किस विधा की रचना है। किस विधा की हो जाती है। ये नाटक है, कि उपन्यास है, कि कहानी है, कि आत्मकथा है। नौकर की कमीज किस विधा के अंतर्गत ये आती है। तो ये हो जाएगा कि ये उपन्यास है। किसका है। तो ये हो जाता है कि ये विनोद कुमार शुक्ल का ये हो जाता है उपन्यास। और देखा जाता है तो एक और इनकी प्रसिद्ध यहाँ पे है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो किसका हो जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे विनोद शुक्ला जी का। तो ये दोनों इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला है कि ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित भी है। पिछली बार के टीजीटी में प्रश्न बन भी चुका है। तो यहाँ पे रणेंद्र हो जाएगा, जयनंदन हो जाएगा, राम खिलावन पांडे, या फिर राधा कृष्णन। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है। तो रणेंद्र की हो जाती है। ये यहाँ पे ए आंसर आपका सही होता है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास यहाँ पे कौन सा है। उनका उपन्यास पूछा जा रहा है। कर्क रेखा है, अग्निपंखी है, या फिर मैं और मैं, या फिर पीली आंधी। कौन सा उपन्यास यहाँ मृदुला गर्ग जी का हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उपन्यास की दृष्टि से देखा जाए, महिलाओं की दृष्टि से इनको देखा जाए। तो इनका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा। मैं और मैं रिलेट करेंगे तो यहाँ मैं और मैं में यहाँ पे मैं आ रहा है, यहाँ पे भी गर्ग से इसको जोड़ेंगे तो 2 बार गर्ग इसमें है, 2 बार इसमें मैं है। ये आपको कभी भी भूलेगा नहीं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, या फिर जगन्नाथ, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। वीरांगना उपन्यास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आपका सही, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी जी का ये उपन्यास, ये यहाँ पे वीरांगना उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी जी का यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये स्त्री उत्पीड़न से है, दलित समस्या से है, भ्रष्टाचार, या फिर सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे स्त्री उत्पीड़न से इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। जो ये काला जल का जो कथानक है ये स्त्री उत्पीड़न की समस्या से जुड़ा हुआ माना जाता है। और इनका यहाँ पे देखा जाता है इनसे जुड़ा है। जैसे काला जल है, सांप और सीढ़ी है, नदी है और सीपियाँ है, कस्तूरी है, पत्थर में बंद आवाज़ आदि इनके कुछ उपन्यास हैं। कौन है ये उपन्यासकार। तो यहाँ पे हो जाएंगे गुलशेर खां सानी जी का ये उपन्यास यहाँ पे हो जाता है जल, काला जल। अगला यहाँ पे है रूपा जीवा उपन्यास किसका हो जाएगा। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव, या फिर अमृतलाल नागर। किसका यहाँ पे ये उपन्यास हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा कि छायादोत्तर काल के ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये उपन्यास हो जाता है। इनके जो उपन्यास हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा। ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो किसके हैं ये। गबन के हैं, कि गोदान के हैं, कि कर्मभूमि, या फिर प्रेमाश्रम। तो गोदान के ये पात्र यहाँ पे हो जाएगा सही। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और झुनिया धनिया
जो इसके यहाँ पे पात्र माने जाते हैं। कुछ और पात्र इनके काफ़ी प्रसिद्ध जैसे होरी हो जाते हैं, गोबर हो जाएगा, भोला साहब, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, ये सब ओंकार नाथ हो जाएंगे। ये सिलिया, गोबंदी, दुलारी, मतलब इसके पात्र जो हैं कुछ बड़ी की मात्रा लिए हुए यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे धनिया, झुनिया, तो इसमें तो सब छोटी है, लेकिन जो पीछे वाले कुछ पात्र जैसे हमने अपने हिसाब से याद किया है तो ये यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। अरे यायावर रहेगा याद आगे की विधा यहाँ पे पूछी जा रही, किस विधा का ये है? तो ये डायरी है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र या फिर यात्रा वृत्तांत? तो ये यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। और ये देश विदेश दो प्रकार के वृत्तांत कहे जाते हैं, तो ये देशी वृत्तांत यहाँ पे हो जाएगा। किसका? तो अज्ञे जी का ये यहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यहाँ पे यात्रावृत्त है? जैसे जो पिछला बताया था अरे यायावर रहेगा याद, तो ये जैसे ये अपने देश पर आधारित है, लेकिन एक और इनका चर्चित है यात्रा वृत्तांत, एक बूंद सहसा उछली, ये विदेशी यात्रा से संबंधित है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि चीड़ों पे चांदनी है, चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। आंसर इसमें कौन सा देखने को मिलता है सही? तो यहाँ पे देखा जाएगा जो चीड़ों की चांदनी है, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही, क्योंकि ये निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत यहाँ पे है। जबकि भूले बिसरे चित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा का आत्मकथा है, पथ के साथी महादेवी वर्मा का यहाँ पे संस्मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो ये यहाँ पे हो जाएंगी 4 हैं कि 10 हैं कि 8 हैं या फिर 5 हैं। कितनी इनकी जो है विख्यात बोलियां हैं? तो इनकी 8 हो जाती हैं पूरी। कितनी हो जाती हैं? 8 इनकी बोलियां यहाँ पे हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हो जाता है? सतसई है, रामलला नाचू है, पृथ्वीराज रासो या फिर हाल्हा उदल? सी आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किसने लिखा है? तो यहाँ पे चंद्रदाई का ये यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है, जो कि 69 सर्गों में विभक्त है और सर्ग को यहाँ पे समय बोला गया है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे सौरसेनी है, पैसाची है, मगधी है, अर्धमगधी है। तो ये सौरसेनी से इसका यहाँ पे विकास माना जाता है, क्योंकि जितनी भी पश्चिमी बोलियां हैं ये सब सौरसेनी के अंतर्गत ही आती हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार का ये भाषा है? तो प्रश्लिष्ट योगात्मक है, अयोगात्मक है, या फिर श्लिष्ट योगात्मक, या फिर अश्लिष्ट योगात्मक, ये यहाँ पे भाषा हो जाती है। तो कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही? तो ये हिंदी की जो आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक या व्योमात्मक प्रकार की जो भाषा है, ये चीनी भाषा जो मंदारिन है वो अयोगात्मक प्रकार की, तथा द्रविड़ भाषा जो है वो अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या सही हो जाता है? ये यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा सी, श्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत ये यहाँ पे हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का ये हो जाए? पश्य हो जाता है, अग्र हो जाता है, या फिर अग्र विवृत, या फिर पश्य विवृत? तो ऊ का उच्चारण जो होता है ये अग्र ऊ ऐसे करके इसको देखा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है? तो यहाँ पे आंसर जो है सही हो जाएगा डी, ये पश्य समृद्ध के अंतर्गत यहाँ पे इसको रखा गया है। किसके अंतर्गत? पश्य समृद्ध के अंतर्गत ये यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है कि हड़ौती बोली भाषा के अंतर्गत आती है, तो ये किसके अंतर्गत है? ये बिहारी से है, पहाड़ी से, कन्नड़ से, या फिर राजस्थानी? तो हड़ौती जो बोली है वो किससे यहाँ पे है? ये यहाँ पे आंसर आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही, क्योंकि ये राजस्थानी की ये बोली यहाँ पे मानी जाती है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उनके रूप में लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यह जो हो जाएगा स्वर हो जाएगा, लिपि हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगी, या फिर व्यंजन हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा सही? आंसर यहाँ आपका हो जाता है वी, ये लिपि हो जाती है।
जो मूल ध्वनियों का चिन्ह जो लिखा जाता है जिस प्रकार से इसको, तो ये लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको घोष, अघोष और प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब जो है एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। चाहे परीक्षा का मतलब चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी हो या टीटी हो, सीटेट हो, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो इस प्रकार के वर्णों को अच्छे से पढ़ करके तैयार करें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जा हो जाएगा, का हो जाएगा, चा हो जाएगा या फिर टा हो जाएगा। तो यहाँ पे का, च, ट, त, तो यहाँ पे का आ गया, चा आ गया, टा आ गया, लेकिन जा यहाँ पे नहीं है। वैसे ही खा, छा, ठा, था, इस वाली लाइन में भी जा नहीं आया। तो यहाँ पे अगर ये आ जाता तब तो ये क्या हो जाता, ये यहाँ पे इसके अंतर्गत हो जाता। अगर ये इसमें आ जाता तो यहाँ पे पूछा जा रहा है घोष वर्ण, तो ये यहाँ पे अघोष में हो जाता। तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे जा ए हो जाएगा आपका सही। तो ये अघोष के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा। मतलब पहले जो वर्ण होते हैं जैसे का हो गया और खा, ये दो लाइन जो हो जाती है, दो वर्ण, यहाँ ये हो जाएंगे आपका ये घोष वर्ण। लेकिन जो पीछे के जो 3 पंक्तियाँ उधर पड़ती हैं वहाँ से हो जाएगा आपका अघोष वर्ण। अगला यहाँ है निम्न ओष्ठीय वर्ण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो ओष्ठीय वर्ण है ये यहाँ पे हो जाएगा कि छोटा आ है या बड़ा आ है, छोटी ही है फिर ऊ है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ऊ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। यहाँ पे छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कंठीय हैं, ये मूर्धन्य हैं, या फिर ये तालव्य हैं, या फिर ये ओष्ठ हैं। तो ये यहाँ पे कौन सी ध्वनि हो जाती है, तो ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। ई चू यसा नाम तालु। तो यहाँ पे ये किसके अंतर्गत, तो ये तालव्य वर्ण यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रस का नाम बताओ, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा। तो विंध्य के वासी उदासी तपोवत धारी महा विनु नारी दुखारी गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि बिंद दुख सुखारे हई हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भलील रघुनायक जु करुणा करी कानन को पग धारे। यहाँ पे पंक्ति को पढ़ने से अंदाज़ा यहाँ पे लग जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, श्रृंगार या फिर वीर या फिर करुण। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रस है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हास्यरस हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है कौन सी, तो यहाँ पे प्रवास हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, पूर्व राग हो जाएगा, या फिर मान हो जाएगा। किसके अंतर्गत यहाँ पे वियोग की स्थिति नहीं है, तो मिलन वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। यहाँ पे मिलन जो है वो वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं होती है, जबकि यहाँ पे प्रवास और पूर्व राग, मान, ये सब किसके अंतर्गत, तो ये वियोग के अंतर्गत यहाँ पे आपका हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु हैं श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुनि राम ही को धलु हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। रौद्र है कि अद्भुत है कि शांत है कि भक्ति है, किस प्रकार का रस है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस जो पंक्ति है इसमें भक्ति रस का जो है समावेश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगली पंक्ति है कि प्रश्न है कि पीपर पात सरस मन डोला में उपमेय क्या है, तो उपमेय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पीपर का पात हो जाएगा, सरिस हो जाएगा, या फिर मन या फिर डोला। तो यहाँ पे जो मन हो जाता है ये क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाता है। मनुष्य से जुड़े हुई कोई भी चीज़ें जो होती है जिससे तुलना की जाती है तो वहाँ पे वो उपमेय हो जाता है, और प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं जिससे तुलना की जा रही होती है वो क्या हो जाता है, वो उपमान हो जाता है। यही होता है उपमा का यहाँ पे विशेषता, जो मेन होती है यही होता है। तो उपमेय क्या होता है,
जो मनुष्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, और जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे उपमान हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन काँपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है या फिर उपमा है। यहाँ पे कुछ जो है देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक पकड़ जो जिसके हिसाब से की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? दृष्टांत है कि संदेह है कि अतिशयोक्ति है या फिर उत्प्रेक्षा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे दृष्टांत अलंकार आपका हो जाएगा सही। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाता है सही। इस पंक्ति में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको छंद कहते हैं, गुण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से निर्मित होता है, तो वर्ण और मात्रा से जब जिसका मतलब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किसमें इतनी मात्राएं, इतने वर्ण हैं, तो यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा। जाहिर सा है कौन सा हो जाएगा? छंद आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि वर्णों का और पंक्तियों मात्राओं का की गणना केवल छंदों में ही की जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सही विकल्प यहाँ पे बताइए कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको मुक्तक कहते हैं, उसको प्रबंध कहते हैं, उसको मुक्तक कहते हैं या मुक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसको हम क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। वसंत तिलका छंद के कितने वर्ण होते हैं? ये यहाँ पे है कि इसमें 10 होते हैं, 14 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो वसंत तिलका छंद जो होता है इसमें कितने वर्ण? 14 वर्ण। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और है, जो वसंत तिलका है इसमें वर्णों की गिनती होती है, ना कि मात्राओं की, क्योंकि ये वर्णिक छंद के अंतर्गत यहाँ पे आता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। महोत्सव का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सही? यहाँ पे हो जाएगा महा प्लस उत्सव, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि महा में भी क्या है, यहाँ पे आ हो जाता है और यहाँ उत्सव में ऊ है, और इसको दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ हो जाता है आपका। तो ये यहाँ पे संधि में ऐसे ही इसका जो है अंदाज़ा मतलब पता लगाया जा सकता है कि कौन सी संधि है। तो महोत्सव यहाँ संधि है, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ गुण संधि भी हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, कौन सा है? तो यहाँ पुस्तकालय है, सद्गति है, दिग्दर्शन है, उज्ज्वल है। निम्नलिखित में से स्वर संधि को यहाँ पे पहचानना है, कौन सा आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाता है वो हो जाएगा पुस्तकालय। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाता है सही। और यदि इसमें देखा जाता है सद्गति है, तो सत प्लस गति हो जाएगी, तो सद्गति हो जाएगी। उसे दिक् प्लस दर्शन हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे उज्ज्वल हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं साथियों। और जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करें तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा प्रश्न आ सकता है जो आपकी तकदीर और आपकी दशा बदल सकता है। तो उसी एक प्रश्न के चलते आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, और उससे आपकी नौकरी भी वहाँ पे पक्की हो सकती है। वही एक प्रश्न आपका गलत हो गया तो समझ लीजिए कि एक प्रश्न से आप बाहर हो सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा यहाँ पे हो जाएगा समास? हो जाएगा तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, दिगु है या फिर अव्ययी भाव है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समास अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि समास के जो भेद हैं वो 6 भेद यहाँ पे होते हैं, जो प्रकार हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष, कर्मधारय, ये जैसे इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है। तत्पुरुष में, कर्मधारय में उपमेय उपमान की स्थिति, विशेष विशेषण की। दिगु क्या होता है? संख्यावाची। अव्ययी भाव में अब जो है पहला पद अव्यय होता है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ए सही हो जाएगा, इसमें कर्म तत्पुरुष यहाँ पे
हो जाएगा, तो यहाँ पे को इसका चिन्ह हो जाएगा। गगन को चूमने वाली इमारत। यहाँ पे परमेश्वर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व है, कर्मधारय है, या फिर अव्ययी भाव, या फिर तत्पुरुष। कौन सा समास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो यहाँ पे परम है जो ईश्वर, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। कौन सा आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सही, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर आपका हो जा रहा है सही। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ए सही है, इसमें ए सही हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, या फिर डी हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा अंधे का रास्ता रोशन करना, यहाँ पे हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना, ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, इसको थोड़ा हम बाद में देखने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 9 2 11 हो गए, अनूठा दिखाया, या फिर अंधे की लकड़ी, या फिर आँख का तारा। तो यहाँ पे 9 2 11 हो गए, पुलिस को देख करके यहाँ पे चोर। निम्न से कौन सा तत्सम है, यहाँ पे है चक्र है कि चांद है कि छेद है कि छत है, तो यहाँ पे चक्र है। जो ये पदेन यहाँ पे जहाँ कहीं भी जिस भी वर्ण में अगर उसमें रा लगा होता है, चाहे वो पदेन हो, चाहे वो रेफ हो, चाहे वो री वाला यहाँ पे मात्राएं जैसे ऐसे करके लगी होती, इस प्रकार के वर्ण को देख करके ही तत्सम तुरंत वहाँ पे लगाना चाहिए, और वहाँ पे आपका सही रहेगा वो। अगला है कि निम्न से कौन सा तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा योगी है, यौवन है, जीव है, या फिर जीर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जीव हो जाएगा तद्भव, क्योंकि जीव का जिह्वा हो जाता है। यहाँ आंसर आपका सी सही हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि जीव का जिह्वा होता है। अगला है श्रृंगार का तत्सम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिगार है, सिंगार है, श्रृंगार, या फिर तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा श्रृंगार। सिंगार का सिंगार हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाक्य, मतलब संबंध कारक जो वाक्य हैं उसको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ये यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि राधा से संबंध यहाँ पे रख रहा है कुत्ता उनका। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः यहाँ पे हो जाएगा कर्म है, करण संप्रदान है, कर्ता कर्म है, या फिर संबंध करता है। आंसर आपका सही हो जाएगा कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कर्ता कर्म जो कारक है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। कर्ता कर्म यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी के गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा अपादान है, करण है, संबंध है, या फिर अधिकरण है। किस कारक का यहाँ पे प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा डी, अधिकरण कारक का प्रयोग इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे है कि भगवान भगवती, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, कर्ता कर्ती। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ता और कर्ती, डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है।
निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दाताइन है, दात्री है, दात्री, दाती। यहाँ पे जो आंसर आपका देखने को मिल रहा है सही वो हो जाता है यहाँ पे सी आंसर दात्री यहाँ पे हो जाता है। जो दाता का दाती यहाँ पे हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे चुनना है। समिति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समितियाँ है, समितियाँ है, समितियों है या फिर समितियाँ है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही? बी हो जाएगा, यहाँ पे समितियाँ हो जाएगा सही। तो यहाँ पे ये बहुवचन है समिति का, यहाँ पे बहुवचन। जिनकी मत झट सोचने वाली हो, मतलब तुरंत जो सोच लेता है, उसके लिए क्या कहा गया है? वो कुशाग्र बुद्धि है, वो प्रत्युत्पन्न मति है, या फिर द्रुतगामी, या फिर दूरदर्शी है। तो यहाँ पे बी आंसर प्रत्युत्पन्न मति ये यहाँ पे हो जाता है आपका सही, जो तुरंत झट से सोच लेता है। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे आ है, अन है, अनि है या फिर आन है। कौन सा आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सही? अन हो जाएगा। ये यहाँ पे अन उपसर्ग, यहाँ पे इच्छा इसका मूल शब्द है, अन इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? तो सुधियों हो जाएगा, सुधिजन या फिर सुधिगण। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाता है सही वो यहाँ पे हो जाएगा सुधिजन, यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अन्याय है, अनियमित है, नकली है या फिर प्रतिकूल है। अनुकूल का पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें हो जाता है? वो अनुकूल यहाँ पे है, तो इसका प्रतिकूल हो जाएगा डी आंसर आपका सही। तुरंग शब्द है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ससा है, वाजी है, कुरंग है या फिर शार्दुल है। तो जो तुरंग है इसका जो हो जाता है ये यहाँ पे वाजी हो जाएगा, क्योंकि तुरंग भी यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है। घोड़ा भी जो पर्यायवाची की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो घोड़ा का जितना भी पर्यायवाची हो उसको अच्छे से पढ़ के तैयार रखें। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कोई कुछ होने की आशंका होती है वहाँ क्या हो जाता है? संशय हमेशा जब बना रहता है तो उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे संशय है और यहाँ पे क्या है? संदेह या फिर आशंका जो है उसी को। तो मन में शंका की स्थिति, कुछ घटित होने की निश्चय स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है? डी हो जाएगा, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति बना रहना मन में। तो ये यहाँ पे हो जाता है ई डी आंसर आपका सही। अगला है कि दिए गए वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे ए शुद्ध है, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा कि आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना। ये यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर आपका सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी में अनुवाद पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा श्यामा चतुर लड़की अस्ति, श्यामा बुद्धिमान लड़की थी, श्यामा एक चतुर लड़की थी, श्यामा एक चतुर बालिका हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा? तो श्यामा चतुर लड़की है, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद है, तो यहाँ पे है कि काशी विशालम नगरी करोति, काशी विशाला अस्ति, काशी विशाल नगरी इसमें काशी विशाल नगरी अस्ति। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही? डी आंसर हो जाएगा, काशी विशालह नगरी यहाँ पे अस्ति। अगला है कि निम्न में से किस नाटक के नायक और नायिका पुनर्नवा एवं उर्वशी हैं? तो किसमें हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में, मेघदूतम में या फिर कादम्बरी में। किसमें इनका जो है नायक नायिका यहाँ पे हो जाएगा सही? तो आंसर बी इसमें हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम में यहाँ पे नायिका पुनर्नवा उर्वशी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं तो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, 3 या फिर 4 या फिर 5। तो भूतकाल जो है उसमें कितने लकार देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे 3 लकार, भूतकाल हो या फिर भविष्यकाल या फिर वर्तमान काल या भी कोई भी अज्ञार्थक,
तो इसमें जो जो काल यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो उसमें तीन ही रहते हैं। जैसे पठति पठता पठन्ते, पठसि पठता पठात, पठामि पठावा पठामा। तो इस प्रकार से जब ये धातु रूप को जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 ही देखने को मिलते हैं। बाल के अत्र यहाँ संधि होगी, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है? यहाँ पे हो जाएगी कि अयादि है कि पूर्ण रूप है, ये प्रकृत भाव है या फिर पूर्व रूप है। कौन सी संधि यहाँ पे हो जाएगी सही? तो यहाँ पे हो जाएगी प्रकृति भाव संधि। यहाँ पे बाल के अत्र यहाँ पे प्रकृति भाव संधि देखने को मिल रही है। अस्था धातु का भाववाच्य में रूप क्या होगा? तो अस्थायते हो जाएगा, स्थिते हो जाएगा, अस्थिते या फिर तिष्ठते। कौन सा रूप यहाँ पे हो जाएगा आपका सही? तो यहाँ पे कौन सा रूप हो जाएगा? सी यहाँ पे अस्थिते यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो अस्था धातु का ये अस्था रूप जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के रूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक जो है अवाम का और युवम का रूप जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस टीजीटी के लेवल का ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो अवाम का और युवम का जो रूप है इसको जरूर याद करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यहाँ पे है कि अष्टाध्यायी पाणिन है, शिशुपाल वधम माघ है, निरुक्त का यास्क है, नाट्य शास्त्र का मम्मट है। देखते ही आंसर आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही, क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है यहाँ पे भरत मुनि हो जाता है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? ददंती हो जाएगा, ददांती हो जाएगा, ददति हो जाएगा या फिर ददांती। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही? ए हो जाएगा, ददंती यहाँ पे हो जाता है। निम्न से कौन सा युग्म गलत है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हो जाता है डी आंसर आपका सही। लुंड सामान भविष्यत का ये रूप यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि उरूह शब्द क्या है? उरूह शब्द यहाँ पे अच्छा है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है। तो उरूह जो एक शब्द होता है वो किसके अंतर्गत? तो यहाँ पे बड़ा के अंतर्गत ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध प्लस धी, यहाँ पे बुद्धि संधि सूत्र हो जाएगा। तो जो सूत्र यहाँ पे हो जाएगा झलाम जसवंते हो जाएगा, झलाम जस झस हो जाएगा, खरीचा या फिर झस स्तुआर्थ या फिर धो अधो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर सही? तो यहाँ पे हो जाता है बी झलाम जसवंते, झलाम जस झस यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस धातु का लिट लकार रूप क्या हो जाएगा? तो अस्यति हो जाएगा, अस्यस्ति हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा, भूष्यस्ति हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा अस धातु का यहाँ पे। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे अलम हसितम, अलम हसितेन, अलम हसिताय, अलम हसिते। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो बी हो जाएगा यहाँ पे सही, अलम हसिते। साथियों यहाँ पे मैंने जो प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए चुनी है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। लेकिन आप लोग जब इसको पूरा देखते हैं और पूरा पढ़ते हैं तभी ये आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प तो ज़रूर करेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ से अच्छा बनाते रहिए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और थोड़ा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले आप तक वो पहुँच सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।